बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों ना हो सकी, उसको गैर-आईनी करार दिया गया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था, साजिश हुई है, जिस साइफर का वो बार बार जिक्र करते हैं कि हमारे सफ़ीर को जो है वो दिया गया और कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस एक नैरेटिव को, उस एक मौक़िफ़ को तो बिल्कुल कहना चाहिए कि उसकी तरदीद हो गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि काफ़ी वो दुख का इजहार भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात पे है कि उस साइफर को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं भेजा गया, या खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया कि उसकी तहकीकात हो सकती। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम सवाल उठाया गया वो यही था कि जब हुकूमत थी, और ये सवाल हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में करते रहते थे कि जब ये मौका था, ये साइफर आया, मरासला, जो भी आप इसको नाम दें, तो उस वक्त खुद कोई ऐसा कमीशन क्यों नहीं बनाया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करवा सकती। लेकिन बहरहाल ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके खिलाफ ये तफसीली फैसला आने के बाद एक तरफ जो हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर पार्टीज, वो ये कहती हैं कि खान साहब जो हैं वो अब इस चीज को ज्यादा मजीद आगे लेकर ना जाएं तो उनके लिए अच्छा है। और सुप्रीम कोर्ट के ही तफसीली फैसले के तनाजुर में वो बार बार ये बात करते हैं कि हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ भी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ भी सेनेट के अंदर भी करारदाद जमा हो गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी एक कमेटी हम बना रहे हैं, और कमेटी बन भी गई है जो कि काबीना की कमेटी है। लॉ मिनिस्टर जो हैं वो उसको चेयर भी करेंगे और वो ये देखेगी कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। जो परसों ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के 20 हलकों के अंदर, उसमें अगर हम देखें तो हर गुजरते दिन के साथ चीजें बाकायदा हीटअप हो रही हैं। जो इल्जामात लग रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, आज 12 बजे तक ये कैंपेन की इजाजत है, उसके बाद ये कैंपेन बंद हो जाएगी। दोनों तरफ से दावे हैं कि हमारा मौक़िफ़ सही है और अवाम जो है वो हमारे साथ जाएंगे। बहरहाल ये तो पता चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, और खान साहब जिनको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नाम से पुकार रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे आज के किसका जिक्र कर रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ना हम किसी मिस्टर एक्स को जानते हैं, ना मिस्टर वाई को, ना मिस्टर जेड को। हम जो है वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो आइन हमें इजाजत देता है। इन्हीं तमाम चीजों के हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं। और हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अगर शोएब शाहीन साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी, तरह लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताइए कि वाकई आप समझते हैं कि इस तफसीली फैसले के बाद खान साहब का ये पीटीआई का अमरीकी साजिश का जो नैरेटिव था, जो बयानिया था, जिसका जिक्र खैर आज भी वो कर रहे थे जलसे के अंदर, वो खत्म हो गया? मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के दोस्तों को ये जजमेंट पढ़ के अगर आप कमेंट करते हैं ना, तो इमरान खान के बयानिए को तो तक़वियत मिली है इस जजमेंट के और इस रीजनिंग के नतीजे में। एक बात जहन में रखें सारे नाजरीन के लिए भी और सारे दोस्तों के लिए, ये फैसला पहले आ चुका था इस मौजू पे, आज रीजनिंग आई है, तो लिहाजा ये रीजनिंग फैसले के खिलाफ तो नहीं आ सकती। तो इस रीजनिंग के पैराग्राफ अगर 8 को मैं सिर्फ एक दो लाइनें में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बात हुई है, पैराग्राफ 8 रोमन 1 में लिखा हुआ है, द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी unanimously agreed that the communication recorded in this cipher tantamounted to foreign interference in the internal affairs of Pakistan. मुदाखलत एक्सेप्टेड है, एडमिटेड है और इस जजमेंट में भी है। भाई आगे बाल कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने साजिश हुई या नहीं हुई, और उसके साथ हमारे ये उस वक्त की अपोजिशन और आज के जो हुकूमती लोग हैं, ये उसके साथ कोऑर्डिनेशन थी इनकी, और उसके नतीजे में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, तो इसके लिए एक कमीशन की जरूरत थी, या फैक्ट फाइंडिंग कोई इंक्वायरी कोई जज की निगरानी में होता, या जैसे इमरान खान ने एक दफा किसी रिटायर्ड जनरल की सरबराही में बनाया भी था, जो उसने बाद में माजरत कर ली थी, कोई पार्लिमानी कमेटी इसमें बैठ जाती। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम अभी फाइंडिंग्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कमीशन नहीं था, इंक्वायरी कमीशन नहीं था, इनका सो मोटो मेनली एक्शन था। ठीक है, फैसला उन्होंने कहा हमने सिर्फ एक करना है कि क्या उस वक्त इमरान खान साहब ने
उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की कैबिनेट ने कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया इस हवाले से या नहीं? उन्होंने कहा नहीं बनाया। और दूसरी बात पे वोटिंग रुकवाना आईनी था, गैर आईनी था, उस पे हमने फैसला देना है। दूसरी बात उन्होंने की कि कासिम सूरी साहब के सामने जब लॉ मिनिस्टर साहब उठे, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया कि जनाब ये तो फॉरेन फंडेड ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो उसके बाद ना तो उस वक्त उनके पास साइफर था, ठीक है, ना उनके पास इवन साइफर डिप्टी स्पीकर साहब ने खुद पढ़ा था, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई, ना कोई कमेटी बनाई। अब इनके पास दो ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल थे। एक ये था कि इमरान खान साहब खुद बना देते और उसकी फाइंडिंग्स का इंतजार करते और वो फाइंडिंग्स शेयर करते विद द पार्लियामेंट और उसके नतीजे में ये वोटिंग कराते और वोटिंग करने से पहले ये रूलिंग देते हैं डिप्टी स्पीकर साहब। दूसरा एक ऑप्शन ये था डिप्टी स्पीकर साहब के पास या स्पीकर साहब के पास क्योंकि पार्लियामानी कमेटी का एक कमीशन बना देते, 4 बंदे इधर से ले लेते, 2 बंदे उधर से ले लेते, एक कमेटी बना लेते और कहते कि जी आए फाइंडिंग्स दें, और उन फाइंडिंग्स के ऊपर फिर वो फाइंडिंग्स शेयर होती और डिस्कशन होती और उसके नतीजे में ये अगर रूलिंग आती तो सिचुएशन वुड हैव बीन चेंज। फिर एक और बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, पार्लियामेंटेरियन से वो शेयर हो जाती, वो शेयर हो जाती तब भी बात होती। बेसिस पे कह रहे हैं। अच्छा, फिर उससे आगे कोर्ट ने कहा है कि हमारे साथ भी शेयर नहीं की गई। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ अटॉर्नी जनरल साहब या उस वक्त का जो भी इनका लॉ मिनिस्टर था या इनके जो वकला साहबान थे, वो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी सीख करके बंद लिफाफे में जाकर पेश करते और उसको कहते हैं कि जी इनको आप खुद पढ़ लें और फिर हम आर्गूमेंट्स करेंगे। जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि स्पीकर के जरिए भेजा गया या आरिफ अलवी साहब के जरिए भेजा गया, देखें बंद लिफाफे में कोई भी चीज आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बन जाती, नहीं बनती। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जब वो कर रहे थे सोमोटो, उस वक्त खुद एक कमीशन बनाते हैं सोमोटो पावर एक्सरसाइज करते हुए, जिस तरह पनामा केस में हुआ। मेमो गेट में तो नवाज शरीफ साहब गए थे, ठीक है, क्योंकि मुल्क की खुद मुख्तारी का इशू था, सुप्रीम कोर्ट को यह बना लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इस वक्त भी आज भी इनके रास्ते खुले हैं, बंद नहीं हुए रास्ते। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कर दी है। वैसे शोएब शाहीन साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और ये वो बात की है जो अभी तक हमने मौकफ ये सुना नहीं है, ये वाला जो आप कह रहे हैं कि वो जो इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, वो तो एडमिटेड है। कौमी सलामती की कमेटी का एलामिया था, वो चीज तो उन्होंने मान ली है, लेकिन साजिश नहीं है या उसके शवाहिद नहीं दिए ये हुकूमत ने अदालत में, उस पे बात है। देखिए ना, उसके लिए तो आज भी तो आपको लगता है पीटीआई के जो लीगल माइंड्स हैं उन्होंने इस पे सही ना पढ़ा, ना इंटरप्रेट किया और ना रिएक्ट सही किया। इस वक्त जो ये रीजनिंग आई है, एटलीस्ट इमरान खान के एक बयाने को तकवीयत मिली है कि ये साइफर आया और इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत एडमिटेड और एक्सेप्टेड हो गई है, ठीक है। लेकिन आगे का जो काम है वो आज भी पीटीआई या कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। अंडर आर्टिकल 184 थी कि जी गवर्नमेंट पाबंद थी, कैबिनेट ने डिसीजन किया था कि हम कमीशन बनाएंगे, जिस कमीशन के मेंबर को हमने अपॉइंट किया वो माजरत कर गया, हमारी हुकूमत खत्म हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे या कोई जुडिशियल कमीशन बनाए और उसके ऊपर फेयरली फाइंडिंग्स आए और उसके नतीजे में आगे काम चले। इस पे मैं राना साहब, मैं आगे बढ़ती हूं, ठीक है, मैं पीटीआई से भी जानती हूं, लेकिन उससे पहले राना साहब, ये आपकी हुकूमत का जिस तरह से मौकफ इस पे आ रहा है, ये जो रीजनिंग सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो तफसीली फैसला आया उस पर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ था उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, आप उनकी बात सुनी होगी शोएब शाहीन साहब की, वो कहते हैं कि खुद ही शायद पीटीआई वालों ने उस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बड़ा डेफिनेशंस पे ही मसला चल रहा है, इंटरप्रिटेशंस पे ही मसला चल रहा है कि साजिश क्या है और मुदाखलत क्या है। बट एनीवेज, ये जो लॉ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि कमीशन का आप लोगों ने ऑफर की थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या कौन से ऐसे जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिसेस हैं पाकिस्तान के जिन्होंने रिफ्यूज किया कि कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, या इस चीज को आप अभी भी समझते हैं कि मजीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? देखिए, हम तो तब समझे जब ये बात किसी हद तक जो ये कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी तफसील से बात की, ये खुद उधर पेश हो जाते तो बेहतर होता। मेरे ख्याल कि इधर हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो बेहतर था। ये बड़े अच्छे आर्गूमेंट दे रहे थे, वहाँ जाके दे देते। लेकिन मैं आपको बताऊँ 4-5 चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सी, कि अमेरिका ने 3-4 बार कहा है कि ये बिल्कुल फजूल बात है, गलत बात है, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं फजूल है, इसका कोई बेसलेस है, उसका नथिंग टू विद अस कि हमने कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात, जो इनके आए हैं यहाँ एम्बेसडर,
उनका मैंने खुद पढ़ा है, सारे हेडलाइंस थी एक दिन अखबार में, तो उन्होंने लिखा था कि ये जो यूएस एम्बेसडर आए हैं, ओके, यूएस एम्बेसडर आए हैं, उन्होंने कहा ये बकवास का लफ्ज़ था उर्दू अखबारों में, ये सब बकवास है। तीसरा, ISPR 10 दफ़ा कह चुके, 4 दफ़ा अमेरिकन कह चुके हैं, हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बात कर दी। कॉन्स्पिरेसी इंटरफेरेंस तो रोज़ाना हम तलब करते हैं एम्बेसडर्स को, और वहाँ पे बात करते हैं कि जी आपने ये स्टेटमेंट दे दी, ये हमारे इंटरफेरेंस के मुताबिक है, हमारे मुल्क की मामलात में इंटरफेरेंस है और ये सारा सिलसिला। तो मैं समझता हूँ ये बात वहाँ पे किधर हुई, किस तरह इनफॉर्मल बात हुई, लेकिन ये छोड़े उन बातों को, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी लेके चले हैं। ये रहे ना बड़े कोई बहुत बड़े लीडर था जिसको, तो उनका ये मैं समझता हूँ एजेंट था इमरान खान, और ये कर रहा था, उसके वाज़ह सबूत है। अच्छा। जो इसने किया वो ट्रंप के टाइम पे गया है और यहाँ मैंने ये वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और यहाँ पे फिर जलसा बड़ा किया एयरपोर्ट पे, ये सारी ट्रंप की इन्होंने कंपेन भी की। अब यहाँ पे जो मामला चले इनके, वो इनकी इनकम्पिटेंसी, इनकी अपनी करप्शन के इनके मामला, जिस तरह गवर्नेंस थी उस पर इनके अपने इत्तेहादी नाराज़ हो गए। अपने MNAs हमारे साथ वो थे राब्ते में 2-2.5 साल से कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मुझे ये बताएं सारी चीज़ों छोड़ दें, जो बड़ा फोकस कर रहे हैं कि जी बड़ी तकवीर मिली है, जो इन्होंने किया है क्या वो काबिल माफ़ी है कि एक उठ के प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी मीटिंग करता है और आके एक सूरी बैठता है जिसका नाम सूरी है, वो आके बैठता है, मैं उधर ही था, और उसने ना देखकर देखा और एक तूफान बदतमीज वाला शख्स वो फवाद उठा, उसने हमें तो वही बार अस्टॉनिश कि ये हो क्या रहा है। तो अभी उसने बात की तो मैंने खत्म की, तो ये कॉन्स्पिरेसी साबित हो गई। आप लोगों ने उससे इमरान साहब डिमांड की थी कि जी बना दें, कोई पार्लिमानी कमेटी बना दें, दिखा दें हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुन लें, कॉन्स्पिरेसी की बनाते रहेंगे, हिस्ट्री लिखती रहेगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अदम एतमाद में किधर से आ गया कि मैं इसलिए रिजेक्ट करता हूँ। यार ये आपका कानून है, आपके बौजदाद का कानून है, यही आपका है, ये रूल प्रोसीजर आपके हैं, आप जो मर्जी आके बैठ के बात कर दें। उसके बाद हुआ क्या, विद इन 5 मिनट्स कॉन्स्पिरेसी तो ये थी, 100% कॉन्स्पिरेसी थी कि विद इन 5 मिनट्स इन्होंने क्या किया कि वो टाइप शुदा बात थी, और बल्कि अलवी साहब के दस्तखत हुए थे कि आई हियर बाय डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। यार कंसिक्वेंटली, यार खुदा के लिए, अगर लीगल फ्रेटर्निटी इस तरह की बातें करेगी कि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दें, इक़्तिदार को छोड़ दें, ये सारे बातों को, अब इतनी डिवाइड आ गई है कि कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाता है, अपनी इंटरप्रिटेशन करता रहता है, चाहे दूसरी तरफ से हो चाहे दूसरी तरफ से हो। ठीक है, एक वो कला है, ये बड़ा ठीक है, ये चीज तो आपकी है कि उस वक्त जब कासिम सूरी की रूलिंग आई तो वो पता चल रहा था कि दैट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑब्वियसली उनको पता था, उनकी हुकूमत के लोग पहले ये क्लेम कर रहे थे कि आप देखिएगा क्या होता है। चला जाता हूं, आप बात करती सादिया, मेरी बात सुने, अगर बात सुननी है उनकी, आपने बड़ी तहम्मुल से उन्होंने बात सुनी है, वो लीगल अपनी दे रहे थे इंटरप्रिटेशन, वो पता नहीं कौन सा सेक्शन, वो पैरा 8 है, क्या है, फलां। मसला तो ये है कि छोड़ दे कॉन्स्पिरेसी को, तो इंटरफेरेंस को, क्या जो उस दिन एक्शन हुआ है, क्या ये सारी चीज़ डिमांड करती है कि कॉन्सिक्वेंशली हम ये काम कर रहे हैं? क्या वो इन्वोक नहीं करता कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल वो जो थे उनकी वायलेशन हुई है? क्या इस तरह होता है कि वोटर नो कॉन्फिडेंस हो तो दड़ करके हम कहते हैं कि क्योंकि ये हुआ है, कल को कहीं से एक मरासला मैनेज हो जाएगा किसी थाईलैंड से या किसी और जगह से, और वहाँ कहेंगे क्योंकि जी ये मरासला आ गया है, तो ये यार कौन सा मरासला, 7 तारीख को तो इन्होंने वो साइफर और डिसाइफर कराया और अपनी इंटरप्रिटेशन कर दिया, अपनी उसकी ट्रांसलेशन, ये सारा इनका। मेरी बात सुन लें, जो एम्बेसडर थे उधर, पता नहीं उनका क्या नाम है, मजीद है क्या है, जो उस वक्त थे जिन्होंने ये मरासला लिखा था, क्या वो यहाँ नहीं आए? क्या उनको बुला के नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पूछा गया कि आप बताएं? उन्होंने सारा बताया कि जी इट्स ऑल बेसलेस। इन्हीं के थे ना जिन्होंने साइफर लिखा, आज भी जिंदा है, उनसे पूछ लें। लेकिन उसका मकसद नहीं है। इस वक्त जो इशू चल रहा है वो जजमेंट आई है कि जो स्पीकर ने किया है, जो उस वक्त प्रेसिडेंट ने किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, वो सारा और सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, ये मसला है। बिल्कुल ठीक है, उसको आप ले जाए, लेट मी मूव ऑन। आप की कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी पेश करते रहे,
मैं कहता हूँ खुदा के लिए इस मुल्क ठीक को है, चलने चले दें। आप शुएब साहब की जो पैरा 8 का उन्होंने जिक्र किया, आप कह रहे हैं मैं आप उस थ्योरी से अग्री नहीं करते हैं, आपका पॉइंट आ गया। मैं इमरान इस्माइल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। आपने जो बात की मैं वही सवाल के तौर पे रख रही हूँ। जी जी, ये चीज तो तय है इमरान इस्माइल साहब, ये जो इसमें तफसीली फैसले के अंदर जो रीजनिंग दी गई है उसमें एक चीज तो सामने आ गई, मुल्क के मामला में बाहर से कोई ना कोई बात आ जाती है, इंटरफेरेंस हो गई है, रोजाना हो जाती है। अगले दिन कह रहे थे, रशिया कह रहा था कि इमरान खान के हम साथ, मैंने खुद पढ़ा है कि इमरान खान को जी इसलिए निकाला गया कि इसका मतलब कि वो इंटरफेरेंस नहीं थी। वो द हेल्प दे आके मतलब कहें कि जी वहां इसलिए निकाला गया। राना साहब, क्या नंबर पॉइंट राना साहब, ठीक है, मैं इमरान इस्माइल साहब से पूछ लूं कि ये चीज तो इस तफसीली फैसले के अंदर जो एक चीज आई है जिस पे बार बार पीटीआई कह रही है हमें अफसोस हुआ है, लेकिन इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि वो कहते हैं कि जी बैरूनी साजिश को बुनियाद बना के तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग ना कराना एक गैर आईनी काम किया डिप्टी स्पीकर ने। बात करते हैं, पता नहीं आ जाते हैं क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया सादिया आपका। मैं अभी सुन रहा था जी। देखिए बात यह है कि जो हमारा जो बयानिया है या जो मरासला है, जिस मरासले के ऊपर सारी बातचीत हो रही है, उस मरासले में कोई कॉमन गुफ्तगू नहीं है जो एम्बेसडर को आप बुला के करते हैं। जैसे अभी राना साहब फरमा रहे हैं कि जी ये तो रोज़ की बात है, हम कोई बात नागवार लगती है तो एम्बेसडर को बुला के कहते हैं। क्या इनकी जरूरत है कि ये कह सकें कि जी आप उसको हटाएं बाइडेन के ऑफिस से, हमें बाइडेन पसंद नहीं है, आप बाइडेन के ऑफिस से हटाएं, नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाला है, अगर बाइडेन कामयाब हो गया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ना हुआ तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे। ये मरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान के बारे में। देखिए ना, हम तो सीधा मरासला सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा कि जी आप इस पर इंक्वायरी करें, आप इस पर कमीशन बनाएं, हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन बार बार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको इग्नोर करना, बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका कोई जवाब ना आना, कोई कमेटी या इंक्वायरी ना बनाना, असल बेसिस जो है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज की साजिश हुई है। उस साजिश में अमेरिकन जो डिप्टी सेक्रेटरी थे और डोनाल्ड लू, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को बुला के सारी बात की है, उसका साइफर मौजूद है। उस साइफर को इंक्वायरी करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट आप कोई कमीशन बना लें और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करा ले। व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट? की तरफ से पूरा का पूरा डिसीजन आ गया को मिला कि आपने प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो साइफर भिजवाया सुप्रीम कोर्ट, जिसपे अभी भी बात हो रही थी कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, इस तरीके से मामला जो तहकीकात की जो आप लोगों की डिमांड थी इस साइफर को इन्वेस्टिगेट कराने की, वो आगे बढ़ सकती थी। देखिए, ये बात ये है कि आपने एनवेलप ऐसे क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, लिहाजा मैं आपको सजाए मौत देने लगा हूँ। ये कोई बात नहीं हुई, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मुझे नहीं पता कानून की बारीकियां, ये बैरिस्टर साहब बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जिस बेसिस के ऊपर ये सारा काम हुआ है उसी को इन्वेस्टिगेट हम नहीं कर रहे। उसको इन्वेस्टिगेट करें, हम झूठे हैं बता दें, सच्चे हैं तो बता दें। हमें तो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना ले, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा ले। व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग कि जी इसके थ्रू भेजें या उसके थ्रू भेजें या ऐसे भेजें या वैसे भेजें, ये कोई बात नहीं हुई। हम तो जानते हैं एक चीज को ये आ गया था कि जब सिंध हुकूमत 31 मार्च तक आप लोगों ने तहकीकात क्यों नहीं कराई? देखिए, हम इसको पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए, वहाँ पे ये तय हुआ, सारे जो आर्म चीफ थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पे सारी काबीना बैठी हुई थी। उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये तय हुआ कि जी इसमें मुदाखलत हुई है। अब ये आप साजिश और मुदाखलत के बीच में लगे रहें कि जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, तो मुदाखलत भी क्यों हुई है? क्यों कोई मुल्क हमारे मुल्क के मामला में मुदाखलत करेगा? क्यों हमारी गैरत गवारा करती है इसको कि हाँ जी मुदाखलत कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बैगर्स हैं? ये तो नवाज शरीफ का बयान है ना कि हम बैगर्स हैं।
सो इफ यू थिंक यू आर बेगर्स एंड यू एक्ट लाइक बेगर्स, तो उसके बाद तो फिर सारी चीज़ खत्म हो जाती है सारी बात। फिर तो आपकी खुददारी, आपकी खुद मुख्तारी, आपकी कौमी गैरत, वो सब मलियामेट हो जाती है। फिर उसके बाद जो मर्जी करें। अगर आपने सोच ही लिया है कि जी हमने नौकरी में ही ज़िंदगी गुजारनी है और जी हुजूरी ही करनी है और हमने खड़े नहीं होना एज अ नेशन कभी भी, तो फिर ठीक है। फिर इनका बयान है बिल्कुल ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि अगर अमेरिका ने बुला के झड़प लगा दी और उन्होंने अगर रिजीम चेंज कर दिया तो क्या हुआ, कोई उसमें कोई इशू थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते थे कि हम बराबरी के लेवल पर बात करें। हम क्या हमें देखें सादिया, मेरी बात कंप्लीट हो, हमें सजा दी जा रही है। जी जी मुकम्मल कीजिए। हमें सजा दी जा रही है कि इमरान खान का विजिट जो रशिया का था, दैट वाज हर्टिंग द अदर इंटरेस्ट। हमें सजा दी जा रही है कि आपने यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दिया और आप रशिया के साथ क्यों गए। हमें सजा दी जा रही है कि आप आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये क्रूड ऑयल रशिया से खरीद लें जो 30% लेस प्राइस पर पाकिस्तान को दे रहा था। नहीं खरीद सकते, इनके आका नाराज हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम पड़ जाती है, मुसीबत पड़ जाती है। तो हमें तो सजा इसी की दी गई है। वो अब कह रहे हैं कि बड़ा गुस्सा आ रहा है जी वो प्यूटन ने ऐसा क्यों कहा कि इमरान खान को रशिया आने की सजा दी गई, वो बड़ी कौमी गैरत जाग गई हमारी। वो उस वक्त जो साइफर में लिखा हुआ है उसके अंदर तो इट्स डैमिंग एविडेंस उसके अंदर मौजूद है, उसमें हमारी कौमी गैरत सो रही है। ओके चलें ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो ये नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमें कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं दिए गए कि ये कोई बैरूनी साजिश हुई है। आप कहते हैं कि खुद क्यों नहीं उन्होंने साइफर इन्वेस्टिगेट किया। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले आने के बाद ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और डिप्टी स्पीकर की तरफ से उस वक्त के वजीर आजम और प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ आइन की खिलाफ वर्जी की गई, तो हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। काबीना की कमेटी उस हवाले से बना दी गई है। सेनेट में भी करारदाद जो है वो इस कार्रवाई के लिए जमा करा दी गई है। शुएब शाहीन साहब, वाकई इस फैसले के बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ये भी सिर्फ सियासत कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लॉ मिनिस्टर साहब या इंटीरियर मिनिस्टर साहब इसमें सीरियस हैं या मौजूदा गवर्नमेंट इसमें सीरियस है। देखिए, पहली बात एक जहन में रखें, एक शॉर्ट आर्डर आया, उसके बाद आज रीजनिंग आई है जी। और उन रीजनिंग में एक जज साहब ने एक इजाफी नोट दिया है और उस इजाफी नोट की अगर आप लैंग्वेज पढ़ लेना, उसको मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताता हूँ, 2 लाइनें पढ़ के मैं आपको फिर उसकी डिस्कशन मैं आपको करता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा है, जज साहब ने पैराग्राफ 12 में पैराग्राफ 12 में ये उन्होंने कहा है, टू माई अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट्स ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइटेड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर वेदर दी स्टेटेड एक्ट्स Attack Article 6 of the Constitution is also left open to be determined by the parliamentarians. यानी उन्होंने ये कहा है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। 2 चीज़ें ये जज साहब के भी बसद एहतराम और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के एक तालिब इल्म की हैसियत से, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 मुतजाद और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 2 टोटल अलग अलग चीज़ें हैं। एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप आइन को मुअत्तल कर दें, आइन में तरमीम कर दें, जैसे फौजी डिक्टेटर करते थे, मुशर्रफ साहब ने किया, ज़िया-उल-हक ने किया, अयूब खान ने किया या याया खान ने किया। वो है एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आइन की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी, मसलन मैं नीचे जाता हूँ, कोई एक पुलिस वाला मुझे इलीगल कन्फाइनमेंट में रख ले, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सहाफ़ी है, पाकिस्तानी है, कोई भी बंदा है, कोई वकील है, अपनी आज़ादी इजहार पे कोई पाबंदी लगा दे, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी शख्स उसको प्रॉपर्टी से आप महरूम कर दें, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हर वायलेशन ऑफ जैसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कोई भी ऑर्डर करती है, हम रोज कोर्ट में जाते हैं, आर्टिकल 199 के तहत जो तमाम रिट पिटीशंस होती हैं ना, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं और रोज कोर्ट्स ये फैसले करती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में ये ऑर्डर है या इलीगल ऑर्डर है या अनलॉफुल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो टोटल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसलिए इसमें कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो भी गलत दी है। दूसरी बात ये जो कही है कि आर्टिकल 6 लगता है, ये सबको पता है, ये सियासत हो रही है और इसमें कोई आर्टिकल 6 का ना इतलाक होता है, ना कोर्ट ने इसमें कहा है आर्टिकल 6 लगता है, और ना ही आर्टिकल 6 की जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से यहाँ बात हुई है। अच्छा, तो आप बात भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है और संजीदगी इस हवाले से हुकूमत ने नहीं दिखाई है और इसमें बनता ही नहीं, आप कह रहे हैं बनता ही नहीं है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात अलग है और आप कह रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। देखें, मान लेते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, इलीगल था, तभी तो खत्म किया, ठीक है, तो वरना किस बुनियाद पर खत्म किया उन्होंने? तो फिर राना साहब, हुकूमत को फिर इतनी एक्सट्रीम तक जाना चाहिए आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए जो अब इकदाम ले रहे हैं? देखिए, इसको मैं तो इसी तरह ही देखूंगा कि एक कैबिनेट ने एक कमेटी बना दी है, कैबिनेट कमेटी बन गई है इस पे हेडेड बाय मिनिस्टर, तो वो इसको देख लेंगे। अगर ना अट्रैक्ट होता हुआ आर्टिकल 6 तो नहीं करेंगे, अगर अट्रैक्ट होता हुआ तो बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करें। लेकिन मेरा इस पे जो थोड़ा सा अप्रोच है वो डिफरेंट है। क्या जो उस वक्त हुआ है क्या उसको ऐसे ही जाने दें? क्या अदालतें अगर उसको वक्त अदालत में ना कोई जाए बंदा, तो ये इस तरह खुली छुट्टी है कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आता है और उसको इस तरह धज्जियाँ बखेर दी जाए उसकी? भाई, पार्लियामानी सिस्टम इज बेस्ड ऑन नंबर गेम, नंबर पे है ये टोटली। वहाँ जब 176 आपके नंबर आपके खिलाफ खड़े हो गए तो फिर यू विल बी नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क का जो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें ये कहना कि ये हो गया है, वो हो गया है, साइफर आ गया है, फला हो गया, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी एक संजीदा बात है। ये अंडरमाइन सिर्फ यही नहीं किया गया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, ये भी हुआ है कि टोटल पार्लियामेंट या उसके जो नॉर्म्स हैं उनको अंडरमाइन कर दिया गया और एक ऐसी स्टेप लिया गया जो फ्यूचर के इंतहाई एक घिनौना किस्म का था इस सिस्टम के लिए, पार्लियामेंट सिस्टम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेंस है उसकी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सेंस ये है कि जब यू लॉस द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, यू विल बी नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो वो उसकी वो सेंस जो है या अदम तो निकाल देना बीच में से। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे एक्ट था और एक्ट ऐसे नहीं हुआ कि वो एक बात होगी फिर दूसरी होगी, तीसरे दिन डिजॉल्व, विद इन 5 मिनट्स ये सारा कुछ कर दिया गया। दैट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। बाकी रही ये आर्टिकल 5 और 6 की बात, देखें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं समझता 199 वायलेशन, वहाँ वो जाते हैं एक रिट पिटीशन पे जाते हैं, ये ज़्यादा समझ मैं तो उस पर नहीं इतना समझता, देखूँ ये बैरिस्टर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसी इलीगल एक्ट या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं या राइट है कोई ऐसा, वो उस तरह ना लें जिस तरह इसको चीज़ किया गया है, इसको कवर ना दें। क्योंकि मैं बताऊं, इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। तो वो वकला हजरात है ना, बड़े एहतराम के साथ इनको उधर खड़ा कर दें, 10,000 चीज़ें ले आएंगे इसके लिए। अगर इधर खड़ा कर दें तो 10,000 चीज़ें ले आएंगे। अब वायलेशन, दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। जज ने ऐसी लिख दिया है, वो जज है आर्टिकल 69 को अगर आप देखें, आर्टिकल 69 इसलिए है कि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स, आपने आइन बनाया है, पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकती। लिहाजा इस केस में सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि हर उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। अगर आइन के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को इसलिए एक्सटेंड किया कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा तो उसकी हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी। हम अगर उससे इख्तलाफ भी करें ना, तब भी कोर्ट के आर्डर को हम सब ने मानना सही है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, एक बात बताइए कि देखिए उस दिन जो कासिम सूरी साहब ने, हम सबको पता था, हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशंस कर रहे थे एंड वी अच्छा I'm sorry, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची, अगर मुकम्मल कर लें, बाद में इमरान साहब की तरफ जाना है फिर मुझे। नहीं सादिया, मैं बैरिस्टर साहब से ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना है, हमें मानना पड़ा। 63 जो ये था उसकी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, जिस पे मैं समझता हूँ वो रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि 63 में यह है कि अगर कोई वोट इस तरह देता है मुनर्रफ होके तो वो डी-सीट हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है कि वोट गिने भी ना जाए? अगर उसका क्राइम ही नहीं उन्होंने माना कि क्राइम हुआ है
तो काज ऑफ एक्शन कहाँ से आ गया? फिर डीसी चले 63A पे किसी दिन फिर आगे बढ़ सकते हैं हम, फिर अपनी ओपिनियन देते हैं। बात करेंगे, लेकिन मुझे एक और चीज पूछनी है, एक और चीज। इमरान इस्माइल साहब, देखिए उस दिन हमें पता था कि आपके खुद लोग जो है वो हमें आकर बताते थे कि देखते जाएं आप होता क्या है, तो एग्जैक्टली कोई ना कोई ऐसी वजह बना के इस पर वोटिंग नहीं कराने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तो अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, पंजाब में चलें, अगर हमजा शहबाज साहब रह जाते हैं, वज़ीर आला हैं, आपने उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, तो जो कासिम सूरी साहब ने वजह बनाई, या कल को कोई भी डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ होगा, वो तो फिर कोई वजह बना के, कोई रीज़न दे के इस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करता रहेगा, उस तहरीक पे कभी वोटिंग हो ही नहीं सकेगी। देखिए, नंबर वन तो खुराना साहब जो अभी फरमा रहे हैं कि जी ये इनको नुकसान हुआ उस डिसीजन से, 63 की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ बेनिफिशियरी हैं ये। वो वोट काउंट नहीं हुए, डीसी वाले हो गए, उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। कौन से वोटों पे चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं? वो अगर खुराना साहब आप बात कर रहे थे ना, आपकी बात बड़े तामुल से सुनिए, मैंने इस तरह आप बात करेंगे तो प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। जरा सा आप सब्र कर लें, अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आप बात करें, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। आप गलत बात, मैं भी आपका एहतराम करता हूँ, आप अपनी बारी पे बात करें, आपका मौक़िफ़ भी लेते हैं, अपनी बारी पे बात कर, अपनी बारी पे बात करने, अपनी बारी पे बात कर। गलत कोर्ट है ना करे आप अपनी इंटरप्रिटेशन है। मुझे गलत शहबाज जो इस वक्त इलेजिटिमेट इलीगल चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकते। जो कोर्ट का डिसीजन है उसके लिहाज उनको चाहिए था कि इनको भी फारिग करते साथ के साथ, लेकिन उनको नहीं किया गया फारिग, वो बैठे हैं अपनी जगह पे। चलो जी, हमने ये भी मान लिया। ये कौन सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि आप सिंध हाउस में आप वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करें? सुन लेना बात। वो कहते हैं कि जी अपने, वो खुद कह रहे हैं कि जी वहाँ पे सिंध हाउस में 24 लोगों के ज़मीर जाग गए। जो अंदर जाता था उसका ज़मीर ही जाग जाता था। अंदर पता नहीं क्या से तिलस्माती माहौल बनाया हुआ था, नोटों की चमक थी, कोई सोना दिखाते थे, क्या करते थे, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी इन सिंपल वर्ड्स। वहाँ पे अरकान असेंबली को ख़रीदा जा रहा था, लोगों के वोटों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, उनके वोटों की इज्जत की। ये वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत दे। अंदर 24 लोगों को ख़रीदा गया, उनको साइड पे किया गया, और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा है जनाब। वो आप मुझे बताएं, ये जो लोग एक दूसरे का, वो कहते, शहबाज शरीफ कहते थे जी मैं जरदारी को गला पकड़ के रोड पे घसीटूंगा, वो कहते थे मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, वो जरदारी कहते थे कि जी अगर नवाज शरीफ से बात करनी पड़ी तो मैं सियासत छोड़ दूं, इससे बेहतर है। वो कहते थे ये झूठा आदमी है। ये जरदारी साहब के अल्फाज मेरे नहीं हैं। और वो आज एक दूसरे के सजन हो गए, और किस लिए हो गए कि इन्होंने इक़्तिदार में आते साथ ही NRO एक दूसरे को देना शुरू कर दिया खुद। यानी नैब जिसमें इनके केसेस चल रहे थे, जिसमें ये कन्विक्टेड थे, उस नैब को इन्होंने काट पीट के साइड पे फेंक दिया। FIA को इन्होंने बिल्कुल हाथ पैर काट दिए, अपने केसेस विड्रॉ करना शुरू कर दिए। ये है पाकिस्तान की बका के लिए जंग जो आप लड़ रहे हैं। इज दिस व्हाट यू कॉल कि ये पाकिस्तान के हम बनाने जा रहे हैं और इस मुल्क को चलने दो? आप तो कहते हैं करप्शन होती है, करप्शन को चलने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो इकबाल एहसन साहब हैं, वो बताते हैं कि जी उनके पास मिसालें हैं कई ऐसे ममालिक की जिनके अंदर करप्शन होती है और फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। यानी ये हमारे आने वाली जनरेशन्स को ये बता रहे हैं कि करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हिस्सा होता है जमहूरियत का, इसको चलने दें, इसमें कोई अर्ज नहीं होता। मुल्क तरक्की कर लेते हैं इसके बगैर भी, और हम उसको डिफेंड करते हैं बैठ के बड़े जोर से कि जी हम पाकिस्तान बचाने निकले। कमाल है। ऑब्वियसली दोनों तरफ से यही मौक़िफ़ आता है, आपकी तरफ से भी और PMLN या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। राना साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अपनी सफाई देनी है कि मैंने तो नहीं बोलता इमरान साहब के बिल्कुल किसी जो में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे कोट किया तो नुकसान वाली बात नहीं है, हमें नुकसान नहीं हुआ। मैंने तो कहा कि उनकी इंटरप्रिटेशन जो है, वो जो रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन करने वाली बात है, वो मेरा अपनी एक सोच है, मैं कहता रहूँगा कि उन्होंने रीराइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इशू ये है कि ये जो कहते थे कि इमरान खान के जब मैं IMF के पास जाऊँगा खुदकुशी कर लूँगा, उस वक्त वो बात किधर गई? जब ये कहते हैं सीधा चपड़ासी है, उसको मैं चपड़ासी ना रखूँ, शेख रशीद को इस तरह मुखातब करते थे, वो बात किधर गई? वो कातल और डाकू जो कहते थे, MKM जो है कातल है, जो परवेज़ लाई है वो डाकू है, सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का, वो किधर बात गई? ये और कहाँ इलेक्टेबल लाए? मुझे बता 2014 का जब इलेक्शन वो हुआ धरना
कंस्पिरेसी तो वहाँ हुई लंदन में, जब तारुल कादरी, इमरान खान और मिले शुजात वगैरह। तो ये क्या बात करते हैं, ऐसी बातें ना करें। क्या इलेक्टेबल्स इन्होंने नहीं लिए? क्या मेरी बात सुन ले, क्या इलेक्टेबल्स इन्होंने नहीं लिए? क्या हाथ को पकड़ पकड़ के कौन लाया है? मुझे पता है जब इलेक्शन भी हो गया है, इलेक्शन के बाद भी इंडिपेंडेंस, मेरा एक दोस्त है इंडिपेंडेंट एमएनए जीत गया, मैंने कहा यार तुम किधर चले, कहता जी कर्नल साहब आए मुझे फिर ये नहीं, पहले भी जो हुआ है मेरे हल्के में आपको बताऊं कि किस तरह आप करते रहे हैं। ये ना कहें कौन टिकटें देता रहा है, किधर इनकी टिकटें तकसीम होती रही हैं। इमरान साहब आपको सब पता है, मत करें असूलों की बात, करप्शन की बात करते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने जितनी करप्शन हुई है पंजाब भर में, तो कानों को हाथ लगा लें। फेडरल कैबिनेट में मुझे तो सिर्फ इतना बता दें कि कौन लाया पकड़ के, और कौन सा कर्नल, आप कौन सा कर्नल का नाम बता दें जो फोन करके आपको बता रहा था, टिकटें दे रहा था, बोल पड़े, मुझे बता देना। बोल पड़े, मेरी बात सुन ले, मैं पीएससी का चेयरमैन था, मुझे एक पता है कि एनएलजी में क्या हुआ, बता मुझे पता मेडिसिन में। चलें, मुझे मैंने ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। वन लाइनर, यू वांटेड टू ऐड समथिंग, फिर मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, फिर हम इलेक्शन पे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी नवाज शरीफ साहब जिस तरह मीमो गेट मैं तो सिर्फ राणा साहब से पूछना इंक्वायरी चाहता के हूँ। लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अंडर आर्टिकल 184 थी और उस पर कमीशन, जुडिशल कमीशन बना था। आज भी पीटीआई जा सकती है, जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस साइफर की इन्वेस्टिगेशन के लिए 184(3) की पिटीशन फाइल करें और उसमें इस साजिश के तमाम जो कुछ ताने बाने हैं उसको डिग आउट करने के लिए लेट द कोर्ट शो डिसाइड। ठीक है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने कहा हमारे पास पेश ही नहीं किया गया ना, ये जाएं वहां जाकर के पिटीशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ गए हैं, अभी गए हैं, वो लगा हुआ है केस। और इसी तरह आपको याद होगा कि पनामा केस में भी ये लोग गए थे और उसके बाद एक कमीशन बना था और जिसकी फाइंडिंग्स आई, जिसके नतीजे में वो नवाज शरीफ साहब फारिग हुए। एटलीस्ट मेमो गेट से ज्यादा बड़ा ये इल्जाम है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का क्वेश्चन है, इस पे तहकीक बहरहाल होनी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो राना तनवीर हुसैन साहब, इमरान इस्माइल साहब मौजूद होंगे और उनसे ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले राना साहब के और इमरान इस्माइल साहब के एक दूसरे से सवाल चल रहे थे। इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जी बता दें कौन है जो इलेक्टेबल्स को लाता है, कहाँ से फ़ोन आते हैं। आजकल तस्करा चल रहा है मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, शीरी मज़ारी साहिबा हों, इमरान खान साहब हों, इन तमाम की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में धांधली करने के लिए ये शख्सियात हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और PMLN के हक में धांधली करना चाहती हैं। तो पहले तो इमरान इस्माइल साहब ये आप बता दें कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं कौन? मुझे नहीं पता कौन है, मैं तो पंजाब की सियासत से वाकिफ़ नहीं हूँ। वहाँ पे इमरान खान साहब और उनके साथ हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं, शायद उन्हें इल्म होगा, खान साहब को डेफिनेटली इल्म होगा जिसकी वो बात कर रहे हैं, और अगर वो मुनासिब समझेंगे तो नाम भी बता देंगे। आई हैव नो आइडिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। हमारे तो इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं कराची में, हमारे पास इस वक्त सख्त इल्जामात लगा रहे हैं ना धांधली के, बलदियाती इंतखाबात हैं उसके। जी जी नहीं, इल्जामात नहीं है। देखें ना, वो लोग जो लोटा हो गए थे, उन्हीं लोटों को टिकट देकर ये वहाँ पर ले आए। हमारे लोगों को बताया जाता है कि उनको फ़ोन आते हैं, हमारे कैंडिडेट्स को फ़ोन आए कि जी आप विड्रॉ कर लें वरना उसके संगीन नताइज होंगे। हमारे जो लोग सपोर्टर्स हैं जो ट्विटर पे या फेसबुक पे या कहीं और, वो बताते हैं कि जी उनको फ़ोन आते हैं कि जी उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये तो मामला चल ही रहे हैं मुसलसल। हम तो एक बड़े मुश्किल, बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं इसको बड़ी बहादुरी के साथ। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, भले ये जितनों को साथ मिला लें। ये इनको अच्छी तरह इदराक है। अभी मुझे बता रहे थे कि जी कोई मिस्टर एक्स थे जो टिकट दे रहे थे हमारे 2018 में, और ये तो हमने देखा है ना, इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी आप हमें नाम बताएं। हमने क्या नाम बताना है?
हमने जब बताना होगा नाम बताएंगे। हमारे लिए हम पाकिस्तान आर्मी की इज्जत और तकरीम करते हैं, हमें इदराक है इसका कि देखिए आप भी वही बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने जब बताना होगा तब बताएंगे, यानी पता आपको है लेकिन आप भी टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप भी ये कहते हैं कि जी हमारे लोगों को फोन आ रहे हैं, वो आप जो मर्जी कहते हैं कि जी नामालूम नंबरों से फोन आते हैं, अननोन नंबर लिखा हुआ होता है। राना साहब भी ये कह रहे हैं कि उस टाइम उनके साथ ये होता था। सो ये चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत में अभी तक मेरे ख्याल से जारी हैं। राना साहब ये मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये ईसीपी कहता है कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो है ना कि राना साहब जी इमरान साहब को कमेंट कीजिए। जी अच्छा राना साहब वो कह रहे हैं इस मामले में एक पेज मैंने कहा राना साहब और हम एक पेज पर तो आए हमने तो ये बात कर रहे हैं ना, हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं और ये वो। मैं इमरान साहब हमने तो इतना बर्दाश्त किया, आपको ही नहीं किया, बल्कि हम तो 2017 से कर रहे हैं। और पनामा जैसे का वो शोर मचाते थे, किधर गया वो सारा पनामा, और सिर्फ कामा पे निकाल के बाहर किया है कि प्राइम मिनिस्टर को 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ। सारा कुछ है और जो सारा कुछ मौजूद है, वो जो क्या मौजूद है, क्यों किधर गई वो सारी चीज़ें, कहाँ गया वो केसेस, कहाँ गई वो सारी बातें, ये सारी फेक चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ जो चीज़ें ऐसी की जाती हैं, आज सारी बातें चल रही हैं कि तजबा गोल को किस तरह इमरान खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा, 1.5 महीना उसको वो आपसे बिजा में रखा, और उनसे वीडियो लेके एक्शन लेने के बहाने वो सारे ब्लैकमेल करते रहे चेयरमैन नैब को, और वहाँ केसेस बनाते रहे मनपसंद मुखालफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए। तो अब किसी से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही, हर चीज़ बाहर आ रही है, हर चीज़ सामने आपके आएगी। करप्शन और फर्क होगी और फलानी चीज़ें और घड़ियाँ तोशा करना, ये ना बातें करें। बाकी रही बात के जी नाम आप लें ना, अगर नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए तो आप लें ना, XY की नाम लेने में जरूरत नहीं है। राना साहब बात सुने ना, राना साहब गलते सुन लो ना, गलते सुन लो। मैं क्या इस पाकिस्तान में अगर किसी सियासी शख्स की इंटेग्रिटी है ऑनेस्टी के साथ, वो सिर्फ इमरान खान है। बाकी चाहे नवाज शरीफ हों चाहे जरदारी हों, ये सब के सब नैब में केसेस भुगतने वाले लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के साइफन किए हैं। रशिया से ऑयल हम क्यों नहीं खरीद रहे, ये आप बता सकते हैं, सबको मालूम है। अब किधर आप बात करेंगे, मैं बता देता हूँ। मरियम मरियम औरंगजेब का क्या ताल्लुक है, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम। सिगरेट के प्राइसेस क्यों कम किए गए, जबकि आप कह रहे हैं कि चाय कम पिएं और आप खाना कम खाएं, रोटी कम खाएं, और सिगरेट के प्राइसेस कम किए जा रहे हैं। तंबाकू की कंपनियां किस तरह लोगों को बहलाती हैं, और जो मरियम औरंगजेब के जो हस्बैंड हैं वो तंबाकू की कंपनी में काम करते हैं, ये सबको मालूम है। LPG जब 3 रुपए स्पॉट रेट था तो उसको $12 में पाकिस्तान के लिए क्यों बुक किया गया, ये सबको मालूम है। वन पार्क लेन कैसे खरीदा गया, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। हमें रसीदें मांगी थी, कोई रसीदें किसी ने नहीं दी। बाप बेटे पे डालता है, बेटा दादा पे डालता है। हुदैबिया पेपर मिल का केस आज भी जिंदा है, रमजान शुगर मिल का केस आज भी जिंदा है, जद्दा स्टील का केस आज भी जिंदा है। तो नवाज शरीफ बीमार होके चले गए, वो उनकी पुरसरार बीमारी जो है वो आज खत्म होने वाली है। बिल्कुल हशाश हो गए, इतने बीमार थे कि वो हलफ उठाने नहीं आ रहे थे। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए। इलेक्शन में जो इल्जाम लग रहा है उस पर बात करनी है। जी राना साहब, मेरी बात पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इमरान खान की इंटेग्रिटी में ये बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं फिर वो बात आ जाएगी, उसके 12 साल के मुतल्लिक हो जाएगा कि उस उधर चले गए। वो मुझे उसकी शायद मेरे इलाके में जो करप्शन से इन्होंने ज़मीनें ली हैं, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ कि इनके करप्शन जो है मेरे इलाके में उसकी बिल्कुल सबूत हैं। ज़मीनें खरीदी गई और किस तरह खरीदी गई, किस तरह आई, वो लंबी बात है, कहेंगे तो मैं उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दूँगा। फिर उसका डिक्लेरेशन किस तरह हुआ, कभी गिफ्ट हुआ, कभी इनहेरिटेड हुई। मुझे ना भेजें, आपकी हुकूमत है, केस डालें, पकड़ लें, मुझे ना भेजें। आगे सुन देना, आपकी हुकूमत है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए राणा जी, अब वो भी राना है, उनको दें, उनसे कहें पकड़ लें जिसको पकड़ना है उन्होंने। ये ऐसे खाली मफरूज़े वाली बातें ना करें कि आपके पास ज़मीनों के सबूत मौजूद है, पकड़ लें। चलिए ठीक है, मुकम्मल कर लें, फिर टाइम भी थोड़ा रह गया, फिर मैं आती हूँ इमरान साहब। मेरी बात मुझे मुकम्मल करना था शार्ट सी। बाकी रही बात उनकी कि जिनके फ्रंट पर्सन हो, फरा गोगी टाइप हो और फर्स्ट लेडी उसमें इन्वॉल्व हो, फिर तोशा खाने घड़ियाँ बेच दें, वो लो लेवल की करप्शन कर सकते हैं, तो बड़ी तो खैर बहुत बड़े क्या तमाशे किए होंगे।
बाकी रही पंजाब की बात, इमरान साहब की बात सुने, जब आपने XY की बात की, मुझे तो पंजाब का तल्लक नहीं है, मुझे तो बाकी मामला का नहीं पता, वो इमरान खान तकरीर करता है, शीरी मुजारी करते हैं, मुझे नहीं। अब इनको इलेक्शन का सारा पता है कि यहाँ धांधली हो रही है। इमरान साहब, धांधली शांधली कोई नहीं, आपकी किस्मत में, आपकी पार्टी किस्मत में रोना लिखा हुआ है, रोते रहेंगे, ना आपके साथ अवाम है, ना कोई और है, एक फसाड है। आप कह रहे हैं पीटीआई रोती रहेगी। आपको पता चल जाएगा, ये रोना धोना आपकी किस्मत में, और ये आप हिस्ट्री हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीटीआई, चले मैं क्विकली जवाब ले लूं, मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया है। इमरान इस्माइल साहब, कोई इलेक्शन जीतेंगे अल्लाह के फजल से। देखिए, आज भी सादिया जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पंजाब में या चाहे आप नेशनल सेंटर में ले लें। ये अबू की गोद से उतरेंगे, होने वाले बच्चे बने हुए हैं, अबू की गोद में बैठे हुए हैं और इनको चूसनी मिली हुई है। ये अबू की गोद से उतरेंगे तब इनको पता लगेगा कि तहरीक इंसाफ क्या चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है बिलाशुबा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं रखते, इनके लोग रोडों पे निकलने की हिम्मत नहीं रखते। ये आम पब्लिक है जो इनसे सवाल करती है। पता चल जाएगा एटलीस्ट पंजाब के हद तक, क्योंकि ये पैमाना आप लोगों ने खुद सेट कर दिया, ये यार्डस्टिक आपने खुद बना दिया मकबूलियत की, और किसका नैरेटिव, किसका बयानिया अवाम जो है वो मानने को तैयार है, ये परसों पता चल जाएगा ज़िमनी इलेक्शन में। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, राना तनवीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।